अस्सलाम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त शायद पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन मुकदमा सुना जा रहा है। 4 दिन हो चुके हैं और इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि वो आने वाले दिनों में क्या फ़ैसला सुनाने जा रही है। अपोजिशन की जानिब से एक एहतजाज किया गया और तहरीक अदम एतमाद भी जमा करवाई गई कि मुल्क के वज़ीर आज़म अब इस कुर्सी पर नहीं बैठ सकते, लेकिन तहरीक अदम एतमाद को डिप्टी स्पीकर ने हटा दिया और इसके साथ ही असम्बलियाँ भी तहलील कर दी गई और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। दूसरी जानिब पंजाब के हवाले से भी आज दिलचस्प सूरत हाल सामने आई, जब डिप्टी स्पीकर उस असम्बली का इजलास बुलाना चाहते हैं, लेकिन स्पीकर ने यह कहा है कि आपके पास इस बात का इख्तियार ही नहीं। मुल्क आखिर किस तरफ जा रहा है, सियासी सूरत हाल क्या बनेगी, इस वक्त एक हमारे साथ जो हमारे आज के ख़ास मेहमान हैं वो हैं चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जिन्होंने आज हमें ज्वाइन किया। बिलावल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये बताइएगा बिलावल साहब, इस वक्त तमाम तर नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि शायद बात जो है वो इलेक्शन की तरफ जा रही है। हुकूमत ये कहती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बल्कि मैं कहूँगा अब तो, कि हम तो ये पहले से कह रहे थे कि इलेक्शन करवा लें, आप भी यही मांगते थे कि इलेक्शन होने चाहिए, तो फिर आखिर अगर दोनों साइड एक ही चीज पे राजी हो जाएं तो मसला हल नहीं हो जाएगा क्या? थैंक यू, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज अलाउ मी टू आंसर इट इन फुल। एक तो इमरान खान तो कभी नहीं कह रहा था कि अर्ली इलेक्शंस हो। इमरान खान कह रहा था कि मैं 5 साल मुकम्मल करूंगा, फिर मैं अगले 5 साल मुकम्मल करूंगा, अदम एतमाद भी नाकाम हो जाएगा, और ये इमरान खान साहब का बयानिया था। हमारा जो मौक़िफ़ था शुरू दिन से कि हम जमहूरी एहतजाज भी करेंगे, और जब पार्लियामान के बाहर एहतजाज होगा और पार्लियामान के अंदर हम जमहूरी हथियार अपनाएंगे तो हम इस सिलेक्टिव हुकूमत को ख़त्म कर देंगे। सिलेक्टिव हुकूमत को हमने ख़त्म कर दिया। ख़त्म करते वक्त इमरान खान इतना बुज़दिल था कि मुकाबला करने के बजाय वो भाग गया, भागते भागते आईन तोड़ बैठा। और ये है सवाल before the Supreme Court. It is not a question of whether I wanted early elections or whether Imran Khan now wants early elections. The question is this a country that will run according to the constitution or the whims of one man? It's not the question for early elections are only possible if if parliament is restored, if the no confidence motion completes its constitutional process, we conduct electoral reforms ताकि 2018 का selection का repeat ना हो और हम जल्द साफ और शफाफ elections की तरफ आगे बढ़े। हम इस बात से तो खुश है कि हमने इमरान खान को ख़त्म कर दिया, सिलेक्टेड राज को ख़त्म कर दिया, मगर इसलिए हम जमहूरी लोग हैं, हम चाहते हैं कि ये मुकम्मल तौर पे जमहूरी तरीके से हम इस काम को निपटा दें। लेकिन बिलावल साहब, ये कहा जाता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों की जानिब से कि आप आइन शिकनी की बात करते हैं कि जी आइन तोड़ा गया है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आइन तो उस दिन तोड़ा गया था जब सिंध हाउस के अंदर वो जो नाराज अराकीन को आप लोगों ने लाके वहां पे ठहराया और वहां से ये सिलसिला खराब होना शुरू होता है। तो वो ये कहते हैं कि सिलसिला इसका आप लोगों ने शुरू किया था। फिर अगर हमने आइन तोड़ा तो आइन तोड़ने का सजा मिलना चाहिए, लेकिन जिस बात झूठा इल्जाम का आप जिक्र कर रहे हो वो तो आइन शिकनी नहीं है, और हम एक बागी मेंबर का वोट हमें नहीं मिला होता भी, फिर भी हमारा नंबर्स मुकम्मल था कि अदम एतमाद मुकम्मल हो। ये अगर हमने कोई जुर्म किया वो साबित कर देते, मगर आइन तोड़ना, जब हमारा एक ही जमहूरी रास्ता है वजीर आजम को हटाना, वो अदम एतमाद है। अगर आज अब इसको हम ब्लॉक कर देते हैं, ये रास्ता रोकते हैं, तो पाकिस्तान की तारीख में गैर जमहूरी तो रास्ते रहे हैं और आगे जाके भी लोग सही कहेंगे कि हमें गैर जमहूरी रास्ता अपनाना चाहिए, इसलिए जमहूरी रास्ता का काम नहीं सही है। ठीक है। अच्छा बिलावल साहब, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई है आज, उसमें एक आर्गूमेंट पेश किया गया है और वो ये है कि आर्टिकल 69 जो है वो एक्चुअली एक आग की दीवार है, और वो आग की दीवार सुप्रीम कोर्ट को स्पीकर की रूलिंग्स के ऊपर किसी किस्म का भी फैसला देने से रोकती है। अब मुझे ये याद आता है कि डॉक्टर फहमीदा मिर्जा का जब एक मामला था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के हवाले से एक फैसला आया था, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी उसे रेजिस्ट किया था और कोशिश की थी कि ये स्पीकर की रूलिंग है, आप इसको आके इस पर एतराज़ नहीं उठा सकते। इस पर आप क्या कहेंगे? जो उस वक्त केस था, स्पीकर की रूलिंग था, तो कॉल ने उस सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लेते हुए वो रूलिंग को एक तरफ रखा ना जी, दे ओवररूल्ड दैट। तो इस वक्त क्या रुकावट है?
जब हम 18वीं तरमीम पास कर रहे थे तो जब बंदूक के नोक पे इफ्तिखार चौधरी ने हमसे 19th अमेंडमेंट पास किया तो इसने नहीं कहा कि ये पार्लियामान का प्रोसेस है। ठीक। तो पार्लियामान का प्रोसेस बिल्कुल है, उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं है कि वो कू करे। एंड जो कू किया गया, हम उम्मीद रखते हैं कि इसलिए माजी में तो मुशर्रफ का कू नहीं रोका गया, जिया का कू नहीं रोका गया, लेकिन ये जो इमरान खान का कू था अपने आप को 3-4 दिन के इंटरिम वजीर आजम बनाने का, उम्मीद है कि अदालत ये कू का इलाज निकालेगा, इस कू का कामयाब नहीं होने देंगे, पार्लिमानी जमहूरी हल देंगे, ताकि जैसे पिछले 2018 इलेक्शंस में सारे इदारे मुतनाज़े हुए, हमारा अदलिया गुलजार साहब का कोर्ट, साकिब निसार का कोर्ट मुतनाज़ा, हमारा इस्टेब्लिशमेंट मुतनाज़ा, हमारा पार्लियामान में भी मुतनाज़ा। अगर आज अदालत से एक जमहूरियत की बहाली के तहत आइन बहाल हो जाता है तो एक मौका है कि सारे इदारे इस तरीके से इस मुश्किल से निकले कि आगे वो मुतनाज़ा ना हो। अगर ऐसे होता है कि इमरान खान साहब की ईगो इज ग्रेटर देन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो फिर उसके नतीजे में अगला इलेक्शन साफ और शफाफ के बजाय मुतनाज़ा होंगे, इदारे गैर जानिबदार की नज़र से देखने जाने के बजाय मुतनाज़ा नज़र लगेंगे, और उस इलेक्शन में हम ये नहीं चाहते। हम चाह रहे थे कि हम इस सिलसिला से निकले ताकि हमेशा के लिए हम साफ और शफाफ इलेक्शंस की तरफ बढ़ सके। बिलावल साहब, अभी आपने अपने जवाब के अंदर एस्टैब्लिशमेंट का जिक्र किया। हम सुनते आए हैं पिछले चंद महीनों से कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है। उसके बाद बीच में तस्करा आया कि अब ये नहीं पता, इस पे भी ज़रा क्लियर कर दीजिएगा कि हुकूमत की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता किया गया या आप लोगों की जानिब से एस्टैब्लिशमेंट से रब्ता किया गया कि लेट्स ट्राई टू फाइंड अ मिडिल ग्राउंड। अब ये सिचुएशन आज की डेट में व्हेन वी आर स्टैंडिंग, आज क्या सिचुएशन है? आर दे स्टिल न्यूट्रल? अभी भी कोई रब्ता होता है आप लोगों का उनसे? हम जहाँ तक जिस मुलाकात का आप जिक्र कर रहे हैं वो ऑपोजिशन की रिक्वेस्ट पे बिल्कुल ही नहीं था, और आज के जो सूरत हाल है वो ये है। सूरत हाल ये है कि एक हफ्ता से हमारा आइन तोड़ा गया, इसलिए उसका हल नहीं निकला, तो आज भी पंजाब असेंबली में एक कूप करवाने की कोशिश की गई, और वही डेप्यूटी स्पीकर जिसके साथ पास सारे इख्तियार सौंपे गए थे, इसलिए स्पीकर साहब अपना इलेक्शन लड़ रहा था, उसको अपना ही असेंबली के बाहर लॉक किया गया, और द पीपल्स हाउस ऑफ पंजाब इज सराउंडेड बाय बार्ब वायर। हल क्या है? हल ये है कि हम अदालत की तरफ देख रहे हैं कि वो हमें एक आईनी और जमहूरी फैसला दे जिससे हम इस आईनी बहरान से निकल सके। ऐसे फैसले जो माजी की तरह, जो ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी, ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ बैलेंसिंग, वो नहीं चल सकता। सिर्फ और सिर्फ जमहूरी आईनी तरीके से हम इस बहरान से निकल सकते हैं। आपने बिलावल साहब, चूंकि ये सारा इशू स्टार्ट होता है एक केबल से, एक केबल जो अमेरिका से आई उसके ऊपर वहाँ से स्टार्ट होता है मामला। मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड चेक कर रहा था, आप भी पिछले साल जुलाई में आई बिलीव अमेरिका गए थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेरी चंद लोगों से बात हुई तो दे एक्चुअली टुक योर नेम एंड दे सेड कि जी बिलावल साहब का ज़रा पता करवाएं, उनसे पूछिए कि पिछले एक साल में वो कितनी दफ़ा अमेरिका गए हैं। तो मैं वैसे ही आपसे पूछ लेता हूँ, आप पिछले एक साल में कितनी दफ़ा अमेरिका? मैं गया हूँ, वैसे बहुत कम गया हूँ, और जब से डोनाल्ड ट्रंप वजीर आजम क्या सदर अमेरिका नहीं रहा तो मैं डीसी भी नहीं गया हूँ। मैं कल भी देख रहा था टीवी पे इनके झूठे स्पोकसमैन झूठे इल्जाम लगा रहे थे कि मैं पता नहीं किससे मिल रहे थे किसी डीसी का होटल में, बोले कि मेरा हक है, मैं जहाँ जाना चाहूँ। हाँ। इमरान खान ने कितने वजीर से मिले, कितने सफीर से मिले, आज तक मैं भारत नहीं गया, आज तक मैं मोदी का हाथ नहीं मिलाया। कितने दफा इमरान खान ने वजीर आजम होते हुए, वजीर आजम बनने से पहले मिलाया। ये एक ट्रक की बट्टी के पीछे पूरा कौम को लगाने की कोशिश है। हम गद्दारी का जो सर्टिफिकेट्स है इमरान खान से, पेट्रियटिज्म का सर्टिफिकेट नहीं चाहते हैं। द पॉइंट ऑफ द मैटर इज कि इमरान खान लॉस्ट हिज मेजॉरिटी, ही वाज डिफीटेड इन पार्लियामेंट एंड ही इज अ कावर्ड। तो वो अपने आप को बचाने के लिए इस झूठा
खत के पीछे छुप रहा है, और ये खत ये ना अदालत के सामने ले आने के लिए तैयार है, ना अवाम के सामने लेके लिए तैयार है। इसलिए खत नहीं है, ये इमरान खान का झूठ है। बिलावल साहब, आपने ये चूंकि गद्दारी का आपने बात कही है, ऑब्वियसली मैं भी अंडरस्टैंड करता हूं कि पाकिस्तानी सियासत में एक बहुत बड़ा स्टिग्मा है इस वक्त हमारी सियासत में, लेकिन आपने भी माजी के अंदर गद्दारी के हवाले से नारे लगाए हुए हैं। मोदी का जो यार है, गद्दार है, इस तरह के पहले भी नारे लग चुके हैं और आपकी पार्टी के प्लेटफॉर्म से लग चुके हैं। डू यू थिंक इट्स हाई टाइम कि एक्चुअली इस चीज़ के ऊपर अब नारे नहीं लगने चाहिए, गद्दारी के सर्टिफिकेट नहीं बंटने चाहिए? Actually, the Pakistan People's Party is the one party जो इस किस्म के फतवे नहीं बांधते हैं, और यही तो वजह है कि I was very careful कि हम जब भी नारा लगाए मैं कहता था कि मोदी का यार को एक धक्का और दो। मैं ये नहीं कहता था कि वो गद्दार है। अच्छा। हम तो गद्दारी का सर्टिफिकेट्स बांटने पे यकीन नहीं रखते हैं, लेकिन ये तो साफ नजर आ रहा है ना मुल्क को और कौम को कि जब तक उसके पास अक्सरियत था, जब तक उसको अंदाजा नहीं था कि जिस बड़ा तादाद से हम इसको शिकस्त दिलवाना चाह रहे थे, उसको इस खत का कोई ख्याल नहीं आया। 27 पे ये खत लहराता है, कोई डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं है 7 से लेके 27 तक, कोई डिप्लोमेटिक कॉरेस्पॉन्डेंस ना हमारा किसी मुल्क के दरमियान, ना हमारा फॉरेन ऑफिस से किसी दूसरा डिपार्टमेंट के दरमियान, ना हमारा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में कोई कॉरेस्पॉन्डेंस है, ना हमारा इंटेलिजेंस एजेंसीज ने ऐसे कोई खतरा उठाया, और ना ही खान साहब ने ऐसे कोई कदम उठाया। इसने सिर्फ डिमाश करवाया किसी ऑफिशियल को, वो इसलिए कि ये पूरा झूठ है, हमारा तवज्जो हटाने की कोशिश है। हकीकत ये है कि इमरान खान शिकस्त खा चुका है, वजीर आजम नहीं रह सकता, नया पाकिस्तान खत्म हो गया है, और अब इंशाअल्लाह ताला जब हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके नए इलेक्शंस में जाएंगे तो हम अवाम को इन मसाइल से निकाल सकेंगे। और बिलावल साहब, ये आपने जो अभी इलेक्शंस की बात की, एक इसके ऊपर डाउट है कि क्या नए इलेक्शंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे या किस तरीके कार से होंगे? आप इस हवाले से क्लियर हैं, जिस तरह मर्जी हो जाए, या आपका मौक़िफ़ इस सिलसिले में डिफरेंट है? देखो, हमने तो माजी में बहुत से इलेक्शंस देखे हैं, हमने मुशर्रफ के दौर में भी इलेक्शंस पे हिस्सा लिए हैं जैसे वो थे, और हम हर इलेक्शंस में हिस्सा लेने के लिए तैयार है और मुकाबला करने के लिए तैयार है और जीतने इंशाअल्लाह ताला के लिए तैयार है। मसला ये है कि हमारा इलेक्शंस मुतनाज़ा रहे हैं। पिछले इलेक्शंस जिस हद तक मुतनाज़ा थे वो आज तक आपके सामना है, और उसका इलाज ये है कि हम इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवा दें ताकि जो कदम खान साहब ने एक तरफा उठाया, इलेक्शन कमीशन का पर काटने की कोशिश की, ये जो आपने ईवीएम्स का जिक्र किया, ये तो RTS 2 का प्लान है। जो धांधली के इम्कानात थे जो खान साहब करना चाह रहे थे, उसका हमने बस मिल के इलाज निकालना था ताकि साफ शफाफ इलेक्शंस हो, और हम हर इलेक्शंस के लिए तैयार होंगे, मगर अगर इलेक्शन साफ होंगे तो फिर हम ये मुश्किल से निकलेंगे। तो वरना वही सिलेक्शन का नारा लगेगा, वायलेंट इलेक्शंस होंगे, सारे के सारे इदारे जो मुतनाज़ा होंगे इलेक्शन कैंपेन के हिस्से होंगे, और ये बहुत एक एनर्की टाइप सिचुएशन में देगा। तो बिलावल साहब, मैं तो अगर इसलिए हमारा प्रेफरेंस ये है कि कानूनी और आईनी जमहूरी तरीके से इसका हल निकले। तो नहीं, बट जस्ट फॉर क्लैरिटी, अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ऊपर ही, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको प्रेस करती है, तो आप कंटेस्ट करेंगे इलेक्शंस या नहीं करेंगे? हम तो हर हाल में इलेक्शंस कंटेस्ट करेंगे, ये तो हमारा तारीख है, हमने ये साबित कर दिया है। हम इलेक्शन से नहीं भागते, इमरान खान मुकाबला से भागते हैं। अच्छा, मैं इस सिलसिले में एक और क्वेश्चन, और वो क्योंकि मेरी अपनी कम्युनिटी से है तो मुझे मेरे ख्याल में ज़रूरी है। नाजिम जोकियो का जो एक केस था, उसके अंदर आपकी पार्टी का एक MNA जाम अब्दुल करीम, वो आते हैं दुबई से, और उसके बाद ज़ाहिर बात है आप लोग उसको वेलकम करते हैं कराची के अंदर। डू यू थिंक, मैं इसलिए क्योंकि मैं आपके जानता हूँ आपके प्रिंसिपल इस हवाले से किस तरह हैं ह्यूमन राइट्स के हवाले से, क्या उसका एक तो हम तो जी आप वेलकम का तो मेरा समझ से बाहर है, क्या बात कर रहे हैं। बिल्कुल, जाम करीम साहब एक MNA हैं। जब हम आदम एतमाद का प्रोसेस में गुजर रहे थे या एंटर होने थे, एक SOP के तहत मेरे अपने सारे MNAs को एक खत लिखा कि पार्टी
पाकिस्तान पीपल्स मैंने नहीं, सदर ज़रदारी ने खत लिखा है एज द 4Ps का सदर सारे MNAs को कि यहाँ होना हमारा MNA नेशनल असेंबली वोट के लिए ज़रूरी है, और जहाँ तक उनका केस है वो कानूनी तरीके से उसको मुकाबला करना पड़ेगा। लेकिन हर पार्टी का हक है कि हम मुतालबा करें कि हमारा मेंबर्स मौजूद हो और पार्लियामान में अपना वोट इस्तेमाल करें, और बाकी तो अदालत मौजूद है, कानून मौजूद है, उसका तो सामना करना पड़ेगा। और बिलावल साहब, आप नहीं समझते कि बेहतर होता कि एक्चुअली पार्टी अपने आप को उस शख्स से डिसएसोसिएट करती? So everybody has the right to a fair trial, and everybody has a right to be innocent until proven guilty. तो वो हम ट्रायल को देखेंगे और उसके मुताबिक पार्टी अपना फैसला करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर, वो तो आपने सुन लिया। इस वक्त पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर भी एक सियासी गहमा गहमी चल रही है, और मामला है कि इस वक्त अपोजिशन की तमाम जमातें मिल के एक सेशन मुनक़िद कर रही हैं पंजाब असम्बली का। अब हुकूमत का ये कहना है कि ये एक गैर आइनी, गैर कानूनी सेशन है, लेकिन मामला इस हद तक बढ़ चुका है कि डिप्टी स्पीकर कह रहे हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी में, मेरा आइनी हक है ये, जिसके तहत मैं ये सेशन मुनक़िद कर रहा हूँ, और लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादी जो है वो इसे मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून से तलाल चौधरी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सदाकत अली अब्बासी साहब, और सीनियर तजज़ियाकार और एंकर पर्सन इफ्तिखार अहमद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तलाल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। ये बताइए तलाल साहब, ये जो कुछ भी हो रहा है इसकी आईनी हैसियत किस तरह काउंट की जाएगी? क्योंकि आज दोपहर को डिप्टी स्पीकर के सारे जो राइट्स थे वो तो स्पीकर परवेज इलाही साहब ने ले लिए हैं, तो अब आप उसको इस होटल में मुनक्किद करें या किसी और होटल में मुनक्किद करें, इसकी कानूनी हैसियत क्या होगी इस सेशन की? देखिए जी, ये तो छुपी हुई बात नहीं रह गई। ये एक हमारा जो हिंदू आदमी से पड़ा है, कभी आपने बल्ले के साथ क्रिकेट खेली हो, वो जब अपनी बारी लेने के बाद वो अपनी विकेट बॉल उठा के भाग देता है, तो हिंदू आदमी है। यानी जिसका इतने इकदामात हैं, वो वफाक में हो या सूबे हो, आइन का खिलवाड़ कर दिया गया है। मेरा ख्याल आमरीयतों के दौर में भी ये मिसाल नहीं मिलती जो इस दौर में किया गया है। सो हम चाहेंगे कि ना सिर्फ ये दोनों जगह जो हुआ है उसका हिसाब होना चाहिए, पहले इसका हिसाब होगा फिर इंतखाब होगा। पहले इसका ये सदाकत साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आप सुन रहे हैं कौमी असम्बली के हवाले से, तो चलें, आप लोगों ने वो एक बैरूनी साजिश की बात की थी और उसके तहत आपने डिप्टी स्पीकर की वो जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आ गई, तहरीक अदम-ए-इत्तेमाद को उठा के आप लोगों ने साइड पे कर दिया। लेकिन पंजाब के अंदर तो कोई बैरूनी साजिश फिलहाल नजर नहीं आ रही। यहाँ पे क्यों आप लोग भाग रहे हैं? मुनक्किद क्यों नहीं करते सेशन? दूध का दूध और पानी का पानी, और या नंबर गेम नहीं है आपके पास पूरी? मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया। मंजूर साहब, दो बातें मुझे बड़ी हैरत है। आपने गैर आईनी तो पता नहीं बिल्कुल जुबान पे रखा होता है, इसमें क्या गैर आईनी है कि स्पीकर ने इजलास नहीं बुलाया और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ गया है। रही बात होटलों में इजलास की, तो ये बंदे भी होटलों में, पैसे भी होटलों में। तलाल साहब क्या फरमाया? एक मिनट, क्या तलाल साहब आपने क्या फरमाया? सॉरी सदाकत साहब, क्या फरमाया आपने? गैर आईनी अपने मैंने क्या रखा होता है? मुझे समझ नहीं आई बात की। मैं कहा हर जो आपने जुबान पे हर चीज को गैर आईनी कहना शुरू कर। मेरे भाई, मैं तलाल साहब से कह रहा हूं कि आप होटल में जो इजलास मुनक्किद कर रहे हैं ये गैर आईनी और गैर कानूनी नहीं है, ठीक है? अच्छा, मैं वापस ले लेता हूं, नहीं कह रहा ना, मैं वापस ले लेता हूं भाई। मैं होटल में जो इजलास हो रहा है वो कानूनी और आईनी है, वो आईनी और कानूनी। चले आगे मंसूर साहब, जी मंसूर साहब सुन लें, मैं आपकी बात नहीं कर रहा। अच्छा चल, अभी तलाल साहब ने भी तो यही कहा ना, गैर आईनी है, गैर कानूनी है, पता नहीं क्रिकेट है, और होना शुरू हो गए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि किधर लिखा है आइन में कि डिप्टी स्पीकर को अगर वो अपोजिशन से मिल जाए जाके और वो उसी होटल के सारे प्रोसेस का हिस्सा हो जाए और उसके खिलाफ अदम एतमाद आ जाए, तो वो इजलास बुला सकता है। फिर ये होटलों में इजलास बुलाना, होटलों में बंदे रखना, उनको पैसे देके खरीदना, खुद पैसे लेना, ये किधर से जमहूरी हो गया है? नहीं, लेकिन सदाकत साहब एक मिनट, सदाकत साहब एक मिनट, ये अगर आप पंजाब असेंबली का दरवाजा बंद कर दें, वहां पे खारदार तार लगा दें, और अगर आपको याद हो कि पिछले साल बजट का जो इजलास था वो भी होटल में ही मुनक्किद किया गया था, तो फिर क्या किया जाए उसके अंदर?
देखें, अगर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ गई है तो उसके इख्तियार खत्म हो गए हैं। स्पीकर ने, अमले ने कंडक्ट कराना है। मुझे तलाल साहब से पूछें, जो इजलास जिन्होंने कौमी असेंबली में किया था झूठा मूठा, जिसकी सदारत सरदार साहब ने की थी, इनके साबका स्पीकर साहब ने, अयाज सादिक साहब ने, इस पर उन्होंने करारदादें पेश की थी, वो क्या उससे कोई शर्मिंदगी इनको हुई है? नहीं तो हम नया ये ड्रामा साहब उसकी मैंने यही तो आपसे कहा था कि उसकी कोई कानूनी आईनी हैसियत फिलहाल नहीं है जब तो तक उसकी भी नहीं मुझे बताएं। हाँ। उसकी कानूनी हैसियत अपना वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक मुंतखब डिप्टी स्पीकर है, अयाज सादिक तब तक मुंतखब स्पीकर नहीं थे, ये फर्क है दोनों में। तो ये डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद आ गया मंसूर। जब अदम एतमाद आ जाती है, डिप्टी स्पीकर उसको इजलास को उसकी सदारत नहीं कर सकता। इजलास अगर उसने अच्छा मुझे बताए, इजलास अगर उसने पहले बुला लिया है, इजलास उसने पहले बुला लिया तो इजलास तो मुनक्किद होने देना। आप ना बिठाइए उसे सीट पे, आप उसको सीट पे ना बिठाइए, साइड पे कर दें उसे। प्रॉपर नोटिफिकेशन 16 अप्रैल का हुआ है। नंबर 2, ये पहले आप इनसे पूछे ना, आप मुझसे तो पूछ रहे हैं, मैं जवाब दूंगा। जो शहबाज शरीफ साहब ने, बिलावल साहब ने और सरदार अयाज सादिक ने इजलास किया, उससे पहले कौन से माफी मंगवाई इनको? इन्होंने खिलवाड़ बना लिया। जिस दिन ये फारिग होते हैं इजलास कर लेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना। ठीक है। अच्छा, ये वैसे मतलब 2 बंदे पंजाब के अब आपके खिलाफ हो गए, हैरानगी की बात है। चौधरी सरवर भी जो है वो आपके ऊपर ये इल्जाम लगा के गए कि जी मुझे कहा गया था कि अगर परवेज इलाही हार रहा हुआ तो आपने इजलास जो है वो आगे कर देना है, इजलास होने नहीं देना आपने। और अब डिप्टी स्पीकर भी, ये क्या चक्कर है कि सारे आपके खिलाफ होते जा रहे हैं? ये भी कहीं बैरूनी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? नहीं, ये अंदरूनी साजिश है। और अच्छा, ये अंदरूनी साजिश क्या, देखें मेरी बात सुने, मंसूर साहब, किसी को हटाना लगाना ये हमारा इस्तेहकाक है, हमारा पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग है। हमने पॉलिटिकली क्या करना है इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन ये एकदम से आपने रट लगा लिया ना, हर चीज आइन और कानून। ये जो घोड़े हमारे सेना, तो मेरे भाई हर चीज आइन और कानून नहीं होती है सदाकत साहब। 25 करोड़ रुपए सदाकत साहब, ये जो रट मैंने लगाई हुई है, ये रट लगानी आपको भी चाहिए कि हर चीज आइनी कानूनी होती है। भाई रट लगाने के लिए यूसुफ रजा गिलानी के बेटे पैसे देते पकड़े जाएं, कोई आइन और कानून को कुछ नहीं हुआ। अच्छा चलो, स्पीकर के ठीक है स्पीकर चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में दाखिल होती है और लोग पैसे खरीदते हैं, वो कोई मसला नहीं है। अभी ये जो पैसे ले लेके हमारे बंदों को खरीदते हैं, कोई बात नहीं है। अभी तो जो डिप्टी स्पीकर ने किया, भाई वो मामला सब जुडिस है। ये कौन होते हैं आइन और कानून की बात करने वाले? ये कौन होते हैं? ठीक है सर, ठीक है। इफ्तिखार साहब, सर मुझे इजाजत दीजिएगा, अपना कानून सिखाएंगे। इजाजत सदाकत साहब, इजाजत। इफ्तिखार साहब, ये जो कुछ भी हुआ है, मेरा ये इस वक्त नुकता नहीं है कि इन दोनों में से कौन सही है और कौन गलत है। दैट इज नॉट माई डिबेट। माई डिबेट इज कि इस वक्त हमारा मुल्क जितना पोलराइज हो रहा है, ये जो डिवाइड हो रहा है, इसका हल क्या है? ये किस तरह ठीक हो? इसका हल है आइन और आइन पर अमल, और उसको ट्रू सेंस में मानना, उसका एहतराम करना, उसका मजाक नहीं उड़ाना, वरना यू विल बी इन डीप ट्रबल। और एक पार्टी ने उड़ाया, अगर 1900 कोई भी हो, अगर 1973 का मुतफिका आइन डिस्प्यूटेड हो गया तो फिर इस फेडरेशन में जो खराबी आएगी उसको कोई नहीं बचा पाएगा। और ये आज के जो लोग हीरो बने फिरते हैं, ये तो पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन नुकसान हो जाएगा। सर, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कहते हैं आपको बैठ के डिप्टी स्पीकर की रूलिंग नजर आती है, सिंध हाउस के अंदर जो कुछ जमहूरियत के साथ हुआ वो नजर नहीं आती। मैं इस किस्म की स्टूपिड बहस में अपने आप को नहीं कहना चाहता। वो जब हुई, लोगों ने कह दिया, उस पर फैसला भी हो गया, इन्होंने जो करना था कर लिया। मुझे बताएं, एक आदमी स्पीकर है और वो कंटेस्ट कर रहा है फॉर चीफ मिनिस्ट्री जी, और बतौर स्पीकर वो डिप्टी स्पीकर को हटा रहा है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या नहीं? कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर क्या बात? मैं देखें, आई रिस्पेक्ट चौधरी साहब, आई रिस्पेक्ट the other party also. So I don't want to involve myself into this irrelevant debate. Relevant debate is this कि आइन को बहाल करना है, आइन के तहत चलना है, आइन का एहतराम करना है। जो भी नहीं करेगा ABC वो भुगतेगा, और बराए मेहरबानी ऐसा न करो कि ये हम सारे फिर बाद में भुगतें। ये है मेरी डिबेट। थोड़ी सी सारे भुगत सकते हैं आप? ओ यस, व्हाई नॉट? क्यों नहीं भुगत सकते? अगर आप तो बंद पड़े हैं सर। अगर 199 जो लोग थे जो 4 सूबों से मुंतखब होकर आए थे, आप उनको कह दें कि ये अपना आर्टिकल 5 की वजह से दे आर नॉट लॉयल विद द स्टेट, तो आप बहुत डेंजरस खेल कर रहे हैं। उनमें वो लोग भी हैं जो पाकिस्तान के आइन में रह के जदोजहद करना चाहते हैं, मैंगल जैसे लोग। दे वांट टू फाइट फॉर द राइट्स विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क।
और आप उनको उस कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से धक्का मार के बाहर निकालना चाहते हैं, देन यू विल बी रिस्पॉन्सिबल। अगर आप नो दोज पीपल, क्योंकि अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म खत्म हो गया, अगर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को ना हमने रिस्पेक्ट की, तो एवरीबॉडी विल बी इन ए प्रॉब्लम। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक बाद मजीद गुफ्तगू करेंगे इस टॉपिक पे, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम गुफ्तगू कर रहे थे पंजाब में जो कुछ भी इस वक्त जारी है, जिस वक्त ये प्रोग्राम ऑन एयर है, इसी दौरान ये खबर आई है कि अब पंजाब के अंदर 15 रोज़ के लिए रेंजर्स को लाहौर में तलब कर दिया गया है, और साथ ही साथ ये बताया जा रहा है कि पंजाब असम्बली के अतराफ़ जो है वो एक दफ़ा 144 लगा दी गई है। तलाल साहब, ये जो भी सूरत हाल बन रही है, क्या तरीक़ाकार है इस चीज़ को रिजॉल्व करने का? क्योंकि हमें मीडिया वालों को अक्सर ये कहा जाता है जी आप लोग निशानदेही कर देते हैं, प्रॉब्लम के ऊपर लड़ा देते हैं लोगों को, लेकिन सोल्यूशन नहीं निकालते। तो आइए हम लोग सारे मिलकर किसी सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। मंसूर साहब, एक ही सोल्यूशन है जो 70 साल से जिसको हमने ना अपनाने की कसम खाई हुई है। पाकिस्तान का मुल्क डूबा, इसकी इकोनॉमी डूबी, इसकी हमारी इज्जत डूबी, हमारे पास हमारा हर चीज है, हम नीचे को गए हैं, एक वजह से हमने आइन पर अमल नहीं किया। आइन तो कौमों की जिंदगी में बड़ी मुकद्दस चीज होती है, और हमने आइन को पामाल करना जो है वो हमारा रोजमर्रा का मामूल बन गया। यानी मुझे बताएं क्या फर्क है किसी आमर में और इस रूलिंग में? ये एलएफओ, पीसीओ और इस डिप्टी स्पीकर की रूलिंग जो है वो एक जैसी है। कभी स्पीकर का रोल जो है तारीख में मौलवी तमीजुद्दीन के नाम से याद किया जाता था, लेकिन आज बदकिस्मती से इस कुर्सी से एक सिविल आदमी ने वो काम किया है कि हमारी आंखें झुक गई हैं। एक ही तरीका है, आइन की किताब पर मानो अन अमल किया जाए। नहीं करेंगे तो ये बहरान दिन ब दिन शदीद होंगे। और मैं एक आपको बात बता दूं, इलेक्शन बाद की बात है, जो हम पर दाग लगा है गद्दारी का, हम वो अपनी सियासत हमारी खत्म हो जाए, हम वो धोएंगे, पहले उसका नतारा करेंगे, उसको किसी साइड पर लगाएंगे और ये आपको धोके दिखाएंगे इंशाल्लाह। किस तरह? ये कोई मजाक है? किस तरह इसकी तहकीक होगी इस पूरे काम की? आपका क्या ख्याल है कि ये असेंबली बहाल हो रही है, कोई असेंबली हमने कोई 1.5-2 साल चलानी है? नहीं नहीं नहीं, इसमें हिसाब करना इस खलवाड़ का और जो ये गद्दारी के इल्जाम का, और उसके बाद इंतखाबात की राह हमवार करेंगे। एक ऐसा इंतखाब जो फेयर एंड फ्री हो, ऐसा इंतखाब नहीं जो गैर कानूनी इक़दाम के बाद एक गैर कानूनी इंतखाब करवाने की कोशिश की जा रही। नहीं, एक इंतखाब होगा, लेकिन इंतखाब से पहले हिसाब होगा गद्दारी के इल्जाम का भी और आइन से खिलवाड़ का भी। ये सदाकत साहब, ये सारी गुफ्तगू जो आपने सुनी है, इस सारी सूरत हाल में यहाँ पे सदर की जानिब से भी खत लिखा गया, बात निगरान वजीर आजम के लिए गुफ्तशुनीद की हुई, वो नहीं हो सका। अब मामला जो है वो पार्लिमानी कमेटी की तरफ जाने लगा है, जहां पे आप सारी सियासी जमातें एक इतने छोटे छोटे पॉइंट्स के ऊपर इकट्ठी नहीं हो सकती। अगला इलेक्शन किस तरह मुनक्किद होगा? अच्छा मंसूर, मुझे बड़ी हैरत हुई, इफ्तिखार साहब भी बड़ा नाराज हो रहे थे और आइन की बात कर रहे थे। इनको आइन का आर्टिकल 5 आर्टिकल आइन का नहीं लगता? अगर रियासत से वाबस्तगी नहीं है तो इनको नहीं लगा कि आइन टूट रहा है? अगर बाहर से लोग बैठ के पैसे लगा के हमारे बंदों को खरीद के हमें खत लिख के हमारे लोगों को धमकाते हैं, अगर इमरान खान चला जाता है तो मैं आपको माफ करता हूं, और इमरान खान रहता है तो मैं आपको सजा दूंगा, और शहबाज साहब उठ के कहते हैं कि हम तो बेगर्स आर नॉट चूजर्स, यानी चीजें तस्लीम हो रही हैं। 2 दिन पहले खत आता है, 2 दिन पहले 2 दिन पहले बात तो कंप्लीट कर लेना। बात की और यार जो मेरे हवाले से बात की, मैं उसका तो जवाब देना। आप अपने आवाज से बात करें ना। ओ भाई, मेरी बात सुन, जो मुझसे भाई मुझे बात करना है, बात देखो, बात तुमने मेरी जात के बारे में की है, उसका जवाब सुन के जो मर्जी बोलो, मुझे नहीं परवाह क्या तुम कहना चाहते हो। आपने आर्टिकल अपनी बारी में बोलना, ये कोई क्या मतलब है? कोई तरीका क्या मतलब है? तुम किसी को जो मर्जी को, तुम जिसको जो चाहो को, तुम कौन हो? Who are you? Who are you? I am the citizen of Pakistan, and I am for the Constitution. I stand for the Constitution. I respect the Constitution. I respect the Parliament. I respect the elected people. I am a member of Parliament. My fault. मैं यही आपको रिस्पेक्ट कीजिए मेरी बात। नहीं, आप मैं सारे दोनों नोट लूंगा,
डायरेक्ट मुंतखब नुमाइंदा हो। कौन सा मुंतखब नुमाइंदा है जो जिसने आइन तोड़ा, जो आइन तोड़ने में शामिल है, जो आइन को बंद करने में शामिल है, जिसे असेंबली डिसॉल्व करे, वो नुमाइंदा? यार तुम किसी की बात सुनो, हौसला करो। तुमने मुझसे एक सवाल किया आर्टिकल 5 के बारे में, जवाब सुनो, उसके बाद बात करनी है। पहले सुन लो क्या कह रहे हो। आर्टिकल 5 मैं अपनी बारी में बात करूंगा, फिर मैं बोलूंगा। ये कोई तरीका नहीं है। क्या आप मुझसे एहतराम कराएं। मैं जो मर्जी बोल अच्छा चलें, एक काम करते हैं, गुफ्तगू का कोई आदाब होते हैं। अच्छा आप भी सीख लो, आप भी सीख लो। आप दोनों, मेरी रिक्वेस्ट है, आप दोनों बड़े काबिल एहतराम हैं, बहुत काबिल एहतराम हैं। सदाकत साहब, मंसूर साहब, मैं अपनी बारी से बात कर रहा हूं। आप मैं इनकी बात सदाकत साहब, आप आर्टिकल 5 का जवाब दो। जी आप एक, सदाकत साहब आप नेक्स्ट 25-30 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कीजिए, मैं इफ्तिखार साहब के पास जाता हूं, प्लीज गो अहेड। बिल्कुल इनसे मेरी बात है कि एहतराम से आप मेरी बात सुने, अपनी बारी पे बात करें। आपको आइन के बड़ा मसला है, मुझे आइन के आर्टिकल नंबर 5 का मसला है। ये रियासत के साथ वाबस्तगी चैलेंज हुई है। बैरून मुल्कों के यहाँ लोग एजेंट हैं और आप एजेंट की सपोर्ट करके इतना गुस्सा करेंगे। आइन बढ़ गया, आइन की तशरीह असेंबली में स्पीकर ने करनी है। स्पीकर का रोल आईनी है, अदालत जो फैसला करेगी। हम कोई नवाज शरीफ नहीं है कि कहेंगे इनको 5 को किसने इख्तियार दिया। मेरी दौलत से ज्यादा तुम्हें क्या, किसी और का लिखा फैसला पड़े। आइन और कानून के मुताबिक अदलिया ने फैसला करना है, आपने यहाँ बैठ के जजमेंट नहीं देनी। सदाकत साहब बिल्कुल बात ठीक है, आपकी बात कंप्लीट हो गई। एक आपने बीच में जुमला बोला था, सिर्फ उसकी करेक्शन थोड़ी सी कर दूं। आपने कहा आई एम ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यू वर ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, यू आर नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। आई वाज नॉट अ मेंबर, आई एम नॉट अ मेंबर। ये कहता हूं हु आर यू, मैं 8.5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट आप सही कह रहे हैं सर, मैं 3.5 साल नहीं मैंने कहा आप सही कह रहे हैं सर। ये कहते हैं हु आर यू, नहीं सर, एक मिनट इफ्तिखार साहब, मेरे लिए सर, इवन इफ यू वर ए मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट, इवन इफ यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यू आर अ डियर फ्रेंड एंड यू आर वेरी रिस्पेक्टेबल टू मी। मेरे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 5 अब इफ्तिखार साहब की मैं अपनी पार्टी का मौका दे रहा हूं, आप जो बात करें मैं सुनूंगा। अब इफ्तिखार साहब की बारी, जी मेरी बारी। जी इफ्तिखार साहब जी। आर्टिकल 5 का जो इस्तेमाल आपने किया, आपके पास एक भी सबूत नहीं है। Who are you to judge this? Who are you? What capacity you have to judge this? Speaker is the judge. अब आप उनको तो बोलने देना, अब आप उनको तो मैं भी बोल रहा हूं ना। Who are you to judge it? केस वो सही है या गलत है? Speaker is the constitutional judge. Speaker ने जज किया कि ये मिसयूज हुआ है। चलिए आपने कह लिया, अब कह लिया। अब दूसरे की भी सुनो। जो आर्टिकल 5 के तहत आपने, आपके डिप्टी स्पीकर ने एक टाइप शुदा ऑर्डर पढ़ा जिसके आखिर में स्पीकर का नाम लिखा हुआ था, उसमें जो इल्जामात लगाए गए, जब तक उन इल्जामात को साबित नहीं किया जा सकता, आप पाकिस्तान के 199 कौमी असेंबली के अरकान को ये नहीं कह सकते। ये आपको समझना चाहिए, ये ज्यादती होगी। किसी को सजा नहीं दी जा सकती उसको सफाई का मौका दिए बगैर, और आपने सजा उनको दे दी सफाई का मौका दिए बगैर। ये हक किसी शख्स के पास नहीं हो सकता, खा वो स्पीकर हो, खा वो डिप्टी स्पीकर हो। मेरा ख्याल में बड़े महज़ब तरीके से ये आर्गूमेंट हमने सुन लिया, मजीद आगे चलते हैं। तलाल साहब, मेरा सारा पॉइंट सर दोबारा वही है कि ये जो कुछ भी अब इस वक्त हो रहा है, मैं इसके आगे मजीद अनफॉर्चुनेटली एक क्लैश देख रहा हूँ। मैं क्लैश देख रहा हूँ कि खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि आज रात को 10-11 बजे तक पंजाब के अंदर 2 हुकूमतें फंक्शन करना शुरू कर दें, क्योंकि और हर बंदे ने अपना अपना एक चीफ मिनिस्टर, अपना वजीर खजाना, अपना वजीर कानून बनाना शुरू कर दे। हम लोग किस सिस्टम की तरफ जा रहे हैं, हमें इसको इकट्ठे बैठ के रिजॉल्व करना पड़ेगा सर। देखिए, रिजॉल्व करने के लिए कानून भी मौजूद है, उसके असेंबली भी मौजूद है, उसके रूल्स भी मौजूद है। उसके बावजूद अगर अमल नहीं हो रहा तो बदकिस्मती है। और मैं आपको ये बता दूं, मुझे ये बार बार ये कह रहे हैं आर्टिकल 5 का और गद्दारी का। भाई, हुकूमत आपकी थी, सिक्योरिटी फोर्सेस आपके साथ थी, आपके पास तमाम किस्म के इख्तियारात थे। आपने क्यों नहीं हम गद्दारों को आपने निशाने इबरत बनाया? करेंगे ना, अभी तो साबित करना है। कानूनी कार्रवाई नहीं की? क्यों आपने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया? ओ भाई, आप अगर इतने जोगे नहीं थे और सिर्फ आपने वो क्या कहते हैं लोग, आपने वो जेब से खत निकाल कर ऐसे ही शोबदाबाजी की है जैसे कोई वो जेब से वो क्या कहते हैं कबूतर निकाल के लोग कर देते हैं। वो है कुछ भी नहीं इसमें, शोबदाबाजी। और भाई, अगर खत असली है तो आप कार्रवाई करो।
करो भी, मेरे खिलाफ भी कार्रवाई करो और बाकी सारी पार्टियों के खिलाफ भी कार्रवाई करो। हैं हम गद्दार? नहीं, लेकिन वो तलाल साहब वो फरमाते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपना एलामिया दे दिया है, ये हम इसके पीछे खड़े हैं, अब हम इसके पीछे खड़े हैं, ये इसने कह दिया है कि यहाँ पे सब कुछ हुआ है। किसने कहा? ये हुकूमत कौन कह रही है? ये हुकूमत के नो जो सिक्योरिटी, एक मिनट तलाल, जो एलामिया जारी हुआ है उसमें कहाँ लिखा हुआ है अमेरिका? कहाँ लिखा हुआ है? सर मैं ये कह रहा हूँ कि हुकूमत ये कह रही है कि हम अब इस एलामिया के पीछे खड़े हैं। हमें हम तो खड़े हैं ना, वो कह रहे हैं इंटरफेरेंस हुई है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है, उसके अंदर उसमें लिखा यार साबित भी करना या नहीं करना, तो मेरे खिलाफ एक लेटर लिख दो। सर उन्होंने साबित कर दिया ना वहां पे नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के सामने, वो कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी के साबित नहीं करना। 199 इलेक्टेड मेंबरान का मसला है, पूरे वफाक के नुमाइंदों का मसला है, किसी फर्द का मसला नहीं है। कमेटी से लेने की क्या जरूरत है? सदाकत मैं अपना क्या कह रहे हैं आप सर्टिफिकेट बांधे, नेशनल जो सिक्योरिटी कमेटी है उसका क्या काम है? आपका काम है बताना कि ये सही है। कमेटी ने क्या दिया कि ये गद्दारी हुई है? कमेटी ने क्या दिया कि गद्दारी? उन्होंने कहा गद्दारी हुई है सर, उन्होंने कहा गद्दारी हुई। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले सदाकत अली अब्बासी साहब कह रहे थे कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो एलामिया है उसके अंदर गद्दारी प्रूफ हो गई है। सदाकत साहब, उसमें गद्दारी के बारे में कहां लिखा हुआ है? सदाकत साहब आप मुझे सुन सकते हैं? अच्छा, सदाकत साहब से हम दोबारा रिकनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा कि जी वहां पे गद्दारी प्रूव हो गई है उसके अंदर। देखिए बात सिंपल सी बात है, सदाकत साहब चूंकि एक रूलिंग पार्टी के, अच्छा ही इज हियर, ओके। सदाकत साहब मुझे सुन सकते हैं आप? दिखाएं जी सदाकत साहब मुझे सुन सकते हैं आप? जी यार, ये आवाज आ रही है, बोले जी प्लीज बात कीजिए। मैं कह रहा था आपने फरमाया कि उस एलामिये में गद्दारी नजर आ गई है, प्रूफ हो गई है, कहां लिखा हुआ है उसमें गद्दारी के बारे में? बात सुने, वो प्राइम मिनिस्टर ने 27 तारीख को लेटर ये इल्जाम लगाया। अच्छा, उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसीलिए होती है, कोई सिक्योरिटी कहीं ब्रीच हुई है कि नहीं हुई, कमेटी की मीटिंग एक ऑनलाइन एजेंडा पे बुलाई गई, उसमें वो खत दिखाया गया। उसके बाद उनका इलामिया आया कि पाकिस्तान की जो खुद मुख्तारी है उसका ब्रीच हुआ है। उसके बाद उस कमेटी को उस खत को दिखाने के लिए शहबाज साहब को बुलाया कि आए अपनी गद्दारी का नहीं आप वहां तक रहे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तक रहे, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी तक रहे। क्या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के एलामिये में गद्दारी का लफ्ज लिखा हुआ है? नहीं, गद्दारी नहीं कहा, खुद मुख्तारी चैलेंज हुई है पाकिस्तान की। और क्या किसी मुल्क का तस्करा है? क्या उसमें पाकिस्तान में सदाकत साहब लोग सुन रहे हैं? ठीक है, अब लोग सुन रहे हैं साहब की बात सुनो। छोटी सी बात सुनो। अगर ये सच्चे होते, ओ भाई, अगर इफ्तिखार साहब के सच्चे होते तो शहबाज साहब वहां से भागते यार, मुझे वो बहस नहीं जाना कि शहबाज सच्चा है, यहाँ पे ये बैनुल-अक़वामी मुझे शहबाज भाई, मैं शहबाज पार्लियामान में आते साहब सुनने की साहब ने पार्लियामान का मुतालबा किया था, मुतालबा करने के बाद बात सुनने, आप सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे शहबाज शरीफ गया या नहीं गया उससे ताल्लुक नहीं है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से बात कर रहे हैं। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने ना तो किसी मुल्क का नाम लिया है, ना गद्दारी का तस्करा किया है, ना पैसों का तस्करा। सिक्योरिटी ब्रीच हुई है, इंटरनल मामलात में मुदाखलत हुई है। सदाकत प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू, आप साबिक मेंबर असेंबली रहे हो, प्लीज रिस्पेक्ट करो, रिस्पेक्ट करवाओ। मैं आपसे सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की जो जारी हुआ है, इंग्लिश में टाइप हुआ, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। उसमें वो इल्जामात नहीं है जो आप कह रहे हो। कैसे नहीं है? आई चैलेंज यू, मुझे मौका दे। नहीं करो, मंगवा लो, मुझे मौका दे ना। ओ चैलेंज नहीं करते, हर बात में चैलेंज नहीं करते, हर बात में चैलेंज करना मुनासिब नहीं होता। मंगवा लो, पढ़ लो। जवाब दे रहे हैं, 2 जुमले। इफ्तिखार साहब, उसमें लिखा हुआ है, वो एक लाइन पे इस खत पे बुलाई गई। सदाकत साहब मेरा एक सवाल ले लीजिए, देन आई हैव टू क्लोज द शो। सदाकत साहब मेरा एक सवाल ले लीजिए, देन आई हैव टू क्लोज द शो। सदाकत साहब आई हैव टू क्लोज द शो, इसलिए मेरा आखिरी सवाल ले लीजिए। अगर आपकी नजर में शहबाज शरीफ एक गद्दार है तो सदर मुमलिकत इस गद्दार को खत क्यों लिख रहे हैं अगला निगरान वजीर आजम बनाने के लिए? देखिए, बहुत सारी आईनी पेचीदगियां और आईनी मजबूरियां हैं। शहबाज शरीफ साहब मुलजिम भी हैं, मुजरिम भी हैं, जमानत पे भी हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपोजिशन लीडर भी हैं। उन्हीं के मशवरे से लीगली ये काम करना है, ये आईन का ख्याल रखना है।
असली ख्याल रख रहे हैं, तुसी भी ख्याल रखो आइन का। तलाल साहब तुसी भी ख्याल रखो जी। तलाल साहब आखिरी 10 सेकंड्स। तलाल साहब वन लाइनर फ्रॉम तलाल साहब। तलाल साहब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एलामिये में ना मुल्क का नाम है ना उनका नाम है जो साजिश में पाकिस्तान में शरीक है। अगर आप इतने जोगे भी नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई कर सकते हैं, ना मुल्क के बहुत बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी सदाकत के लिए। बासी साहब और इफ्तिखार अहमद साहब। नाज़रीन अगले हफ्ते इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।